हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ईवीएस का फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है। आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे। पहले देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऐसे ही हमने उसमें भी देखा था क्या क्या था, तो वो फर्स्ट लेक्चर भी आप करें ताकि आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आपका ना रहे। इसलिए पूरी वीडियो को देखा करें और लाइक करें, इससे हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेशनल पावर मिलती है। यही आपकी एक एनर्जी हम यूज करके काम कर सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या क्या हम देखने को मिलेगा। ये इसीलिए पहले बताया है कि आपको पता रहे कि इसके अंदर है क्या, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने नोट्स साथ के साथ बना सकें। जैसे इसमें क्या कहा गया है, पदार्थों का चक्रीकरण, जैव भू रासायनिक चक्कर भी बोलते हैं, साइकिलिंग ऑफ मैटर, बायोलॉजिकल साइकिल की बात करी जा रही है। ये क्या होता है, क्यों जरूरी है, इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में जानेंगे। आगे देखते हैं इसमें और क्या देखें। कीस्टोन ऑफ स्पीच, जो स्पीसीज है, कीस्टोन क्यों कहते हैं, किसको कहेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आता है इकोटोन, यानी कि संक्रमिका क्या होती है। ये बहुत क्वेश्चन आजकल बनते हैं और बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं है कि नेट में ही पूछे जा रहे हैं, आजकल एसएससी +2 लेवल पर भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। पारिस्थितिकी प्रारूप क्या है, इकोटाइप क्या किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी प्रवणता इकोलाइन किसे कहा जाएगा, प्राणी अक्षेत्र इको जोन किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी संकेत क्या हैं, इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स क्या हैं। ये हमें बताएंगे कि पर्यावरण की व्यवस्था कैसी चल रही है। ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पर्यावरण खराब चल रहा है, पर्यावरण को दिक्कत है, आगे चलकर हमें दिक्कत हो सकती है। अंतरजातीय संबंध, इंटरस्पेसिस रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी कि जीवों के बीच में उनके अंदर क्या है, एक रिलेशनशिप है। वो कैसी रिलेशनशिप है, किस तरह की रिलेशनशिप है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो पूरी देखें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्या है हमारा, साइकिलिंग ऑफ मैटर, बायोकेमिकल साइकिल की बात कर रहा है। तो जो बायोकेमिकल साइकिल है, यानी कि ये जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना जरूरी है। तो आगे देखते हैं क्या क्या समझते हैं इसके अंदर। तो ध्यान से एक बार इसको रीड करें। पारितंत्र का एक सार्वभौम तथ्य यह है भी कि इसमें जैव तथा अजैव घटकों के बीच पदार्थों का एक चक्रीय प्रवाह कायम होता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सार्वभौम तथ्य है। सो बहुत जरूरी है कि जैव, यानी जैव क्या होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक जो फैक्टर हैं, जो पर्यावरण इकोसिस्टम में हमने पहली वीडियो में समझा था, उसके अंदर क्या होगा, एक चक्रीय प्रवाह कायम होगा। यह प्रवाह उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई, उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसी चक्रीय प्रवाह को पदार्थों का चक्रीयकरण कहा जाता है, भू रासायनिक चक्कर बोला जाता है। इसको और ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्या कहता है ये। जैसे पदार्थों के चक्रीयकरण के रूप क्या हैं, तो पदार्थों के चक्रीयकरण के रूप पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ साइकिलिंग ऑफ मैटर, हर चीज काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवन के लिए जरूरी है ये चीजें। यदि इनका साइकिलिंग नहीं होगा तो पृथ्वी से जीवन डिस्टर्बेंस में आ जाएगा या खत्म भी हो सकता है। जैसे पदार्थों का चक्रीकरण नेचर के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पदार्थों का जो साइकिलिंग है कितना है, गैसीय साइकिलिंग और सेडिमेंट्री साइकिलिंग, अवसादी चक्रण और गैसीय
चक्रण। यहाँ पर गैसीय चक्रण को देखते हैं, क्या क्या कौन सी गैसों की जरूरत है एटमॉस्फेयर में जिनका चक्रण होना जरूरी है। जैसे कार्बन साइकिलिंग है, नाइट्रोजन साइकिलिंग है, वाटर साइकिलिंग है। इसमें पोषक तत्वों का स्रोत जलमंडल एवं वायुमंडल होता है। तो जो पोषक तत्व हो वो हमें कहाँ से मिलते हैं, या तो जलमंडल से या हमें प्राप्त होंगे वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से। फिर उसके बाद आता है सेडिमेंट्री साइकिलिंग, सल्फर चक्कर, फास्फोरस चक्कर। इसमें पोषक तत्वों का स्रोत पृथ्वी की भूपर्पटी यानी क्रस्ट होता है, स्थल मंडल। किसी भी जो जीव मंडल था, बायोस्फीयर था, उसके अंदर क्या मिलता है, किसी भी इकोसिस्टम में क्या चीजें मिलती थी, तीन। तो कौन कौन सी थी, जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। जो गैसीय चक्रण है, जो तत्व हमें चाहिए तो किससे मिलेंगे, हमें हाइड्रोस्फीयर से यानी जलमंडल से, वायुमंडल से, और जो सल्फर फास्फोरस इन तत्वों का जो चक्रण होगा या ये किससे मिलेंगे, ये क्रस्ट यानी भूप्रपटी के द्वारा होगा, जिसको हम स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहते हैं। क्लियर है? तो आगे देखते हैं इसको। एक बार इसको नोट करना चाहें, नोट करें। अब हम देखते हैं क्या कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन चक्र क्या है, जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बन, ऐसा कोई जीव, पेड़ पौधा नहीं है जिसके अंदर, या जंतु है या पेड़ पौधे, उनमें सब में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। बिना कार्बन के कोई जीव नहीं हो सकता। ठीक है, यानी जीवन ही संभव नहीं है किसके बगैर, कार्बन के बगैर। क्योंकि हमारे अंदर भी कार्बन है, सबके अंदर कार्बन है, छोटा बच्चा उसका कार्बन है। इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो जो कार्बन है हमारे अंदर, उसी से हमारी आयु का पता लगाया जा सकता है, उसको रेडियो कार्बन डेटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ कार्बन कहाँ होता है, क्योंकि हमें पता, हम क्या कर रहे हैं, गैसीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन ज़्यादा कहाँ से मिलेगा हमें, या तो जलमंडल से या वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से या किससे, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर से भी मिल सकता है। तो दो चीजें हैं, ये भूप्रकृति की बात हम नहीं कर रहे, लिथोस्फीयर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसको समझते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये देखिए क्या कहता है, समुद्रीय कार्बन, ओशियन कार्बन्स जो हमारे हैं वो 71% होता है, और वो ज़्यादातर किसके रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के आयनों के रूप में पाया जाता है। ये आपको साइंस में भी काफ़ी मदद करेगा कि समुद्र के अंदर क्या मिलेगा, कार्बन किसके रूप में होगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें पानी को क्या कर देती हैं, हार्ड वाटर बना देती हैं। तो ये आपको साइंस में पढ़ा होगा कि ये पानी को क्या कर देती हैं, हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देती हैं। फिर हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में क्रियाएं कराते हैं। लेकिन अभी यहाँ क्या है, 71% कार्बन कहाँ होता है, ओशियंस कार्बन्स के रूप में। होल्सी कार्बन यानी कि जीवाश्म कार्बन जो होता है हमारा 72% होता है। मृत कार्बन पदार्थ में जो पादक पलवक यानी कि प्लैंकटन है, वो कितना होता है, यहाँ पर नहीं लिखा है तो 3%। फिर हम देखते हैं पृथ्वी पार्थिविक पारितंत्र, मुख्य वन जो फॉरेस्ट होते हैं, उनके अंदर क्या है, इकोसिस्टम में 3% होता है। वायुमंडल जो प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी होता है, वो 1% है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये कार्बन हमारा फिक्स है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी बात थी वायुमंडल और स्थल मंडल नहीं है, सॉरी, वायुमंडल और एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये सारी चीजें फिक्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
एक बार नोट करना चाहें इसको नोट करें। अब कहता है वायुमंडल में पार्थिव जल के बीच कार्बन का विनिमय यानी एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर स्थलमंडल तो है ही नहीं, तो वायुमंडल और जल पृथ्वी के बीच में जो पार्थिव जल है, पृथ्वी पर जल है, उसके बीच में ये कैसे ट्रांसफर होता है उसके बारे में बात की जाती है। तो उसको देखिए, काफी क्वेश्चन आता है। उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता का मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, या कह लें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर कार्बन क्या होता है, अकेला नहीं रहता, कभी कार्बन अकेला नहीं मिलता, तो ज्यादा अटैच होता है किसके साथ, वो ऑक्सीजन के साथ अटैच मिलेगा। और यहाँ कार्बन की मात्रा क्या होगी, कम हो सकती है। तो ये मान लो कोई भी स्थान है, वायुमंडल है या जलमंडल है, तो इस तरह से दोनों में किस बेस पर होगा, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वायुमंडल से जलमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कौन सी विधि के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा यानी विसरण के द्वारा। ये चलता किधर से है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, मतलब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कम कार्बन डाइऑक्साइड है उधर वो चलना स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो वाटर के अंदर जाना स्टार्ट कर देगी, या वाटर के अंदर ज्यादा है, मान लो समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है तो वो वायुमंडल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर न तो लिखा है कि ये जलमंडल से वायुमंडल में जाती है, नहीं लिखा है वायुमंडल से ये जलमंडल में जाएगी। जहां ज्यादा होगी और कम की तरफ ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। मान लो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र के अंदर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। मान लीजिए समुद्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, हमारे ओशंस के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो वहां से वो वायुमंडल में आना स्टार्ट हो जाएगी। मान लेते दोनों ही जगह क्या हुआ, इक्वल होगी, डिफरेंस नहीं रहा, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन क्रिया बंद होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन क्रिया कब बंद हो जाती है, जब दोनों जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक स्थल वायुमंडल से जलमंडल या जलमंडल से वायुमंडल में क्यों जाती है, बैलेंस होने के लिए। वायुमंडल में या वायुमंडल में ज्यादा है तो वो कहाँ चली जाएगी, वो बैलेंस की जाएगी स्थल मंडल में, और स्थल मंडल से वो कहाँ जाएगी, वायुमंडल में। ये भी एक क्रिया है चक्रण का जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, याद रह जाएगा। आगे देखते हैं। अब इसको ध्यान से समझ, डायग्राम से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमें किसी से मिलती है या इसका रिसोर्सेज क्या है, तो सौर ऊर्जा आई, सौर ऊर्जा आई तो यहाँ ग्रीन प्लांट लेंगे सौर ऊर्जा को, और जैसे ही वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। लेकिन यदि प्लांट श्वसन क्रिया करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड वो वायुमंडल में रिलीज कर देंगे। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते भी हैं और देते भी हैं। वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वायुमंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। कौन सी क्रिया में लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाएगा, और श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन में इसका को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इस तरह से चाहे श्वसन कौन कर रहा है, जंतु यानी एनिमल, या कौन कर रहा है, मनुष्य, तो उस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज होती है। ये आपको नोट करना है, याद रखना है, ठीक है। फिर किसी जीव का, जंतु का, प्लांट का की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी, उसका डिकम्पोज हो जाएगा, अब घटन हो जाएगा, ठीक है। और वो डिकम्पोजर
डिकम्पोजिशन होकर डिकम्पोज होगा तो भी क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है। फिर हम कह रहे हैं कि कंबेंशन यानी दहन क्रिया, किसकी, वाहनों के अंदर जो दहन क्रियाएं हो रही हैं, फैक्ट्रियों के अंदर ईंधन जलाया जा रहा है, तो जीवाश्म ईंधन के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लें और जान लें, ये काफ़ी काम आएगा। तो इस तरह की व्यवस्था काम करती रहती है। तो यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा और समझें इसको, कैसे कि हमने कहा कि हरित पौधे, ग्रीन प्लांट जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या देंगे, क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको समझ में आ जाएगा। ये प्रोसेस था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड ली और 12 क्या लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और क्लोरोफिल ने सूर्य का प्रकाश लिया और वहां से क्या है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज के अंदर उसको कन्वर्ट किया, और ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज हो जाती है और वाटर बन जाता है। तो किस प्रोसेस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण में। इसलिए हमने यहाँ लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाएगा, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किया जा रहा है किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं और आगे समझते हैं इसके बारे में। अब ये कौन सी क्रिया हुई हमारे पास, ये कह रहा है कि श्वसन, रेस्पिरेशन, इसमें ग्लूकोज लिया गया और ऑक्सीजन का यूज हुआ। यहाँ ऑक्सीजन ली गई है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है, और क्या रिलीज होगी यहाँ से, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, और साथ ही साथ एक गतिज ऊर्जा बन जाएगी। मतलब ग्लूकोज क्या है, एक स्टोरेज ऊर्जा है हमारी बॉडी के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, और वो क्या हो जाएगी आगे चलकर, वो एक गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एटीपी। किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधों की कोशिकाएं एनर्जी यूज करती हैं तो कौन सी है वो, एटीपी है। याद रह जाएगा, इसको लिख सकते हैं, नोट करें। अब आगे देखते हैं इसको। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप याद रखें। एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, हमारी सेल ऊर्जा लेती हैं तो किस रूप में लेंगी, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी हमारे शरीर में या पेड़ पौधों के अंदर कहां पर बनता है, तो सेल का पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वहीं पर ये गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का निर्माण होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, ऑक्सीजन साइकिल की या ऑक्सीजन चक्रण की। अभी हमने बात की किसकी, कार्बन की। तो धीरे धीरे वैसे तो हम ऑक्सीजन देख चुके हैं कि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में वो वापसी गई थी। तो कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को भी ऐसे समझ सकते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इसके बारे में। ये देखें, वही चीज है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, यहां से प्रकाश संश्लेषण में कौन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन। वायुमंडल में भी हो सकता है और ये एक्वेटिक ऑक्सीजन भी हो सकती है, क्योंकि ओशन के अंदर जो प्लांट होते हैं, पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और क्या दे देंगे, ऑक्सीजन।
लेकिन कोई भी सेल यानी कोशिका अगर श्वसन करती है, चाहे वो प्लांट है चाहे एनिमल है चाहे हम हैं, तो वो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा और धीरे धीरे ये सारा क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन का क्या हुआ, ये साइकिलिंग हुई, तो यहाँ ऑक्सीजन इस क्रिया में वायुमंडल में आई और यहाँ से ये यूज हो रही है। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था काम, यानी कि यहाँ पर कार्बन के साथ अटैच हो रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये सर्कल चलना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं इसको। अब हम बात करेंगे किसकी, नाइट्रोजन साइकिल की। ऑक्सीजन साइकिल हमें समझ में आया, नाइट्रोजन साइकिल हम समझ सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन हमें क्या देता है, ग्रोथ देगा। नाइट्रोजन हमें क्या देता है, ग्रोथ। पेड़ पौधों की ग्रोथ किससे होती है, नाइट्रोजन से, और हमारी भी ग्रोथ किससे होगी, नाइट्रोजन से। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश जीव पादप सहित यानी प्लांट भी क्या करेंगे, ये देखते हैं, इसी गैस नाइट्रोजन का उपयोग करने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसका मतलब क्या है, इस चीज को यहां से समझते हैं। मतलब इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ना तो पेड़ पौधे न ही जीव जंतु नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकते हैं। क्योंकि वैसे तो हमें पता है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन अधिकांश जीव, ज्यादातर जीव और पादप क्या होंगे, इस गैस को नाइट्रोजन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। वे नाइट्रोजन के उपयोग योग्य स्वरूप अर्थात नाइट्राइट और नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः वायुमंडल नाइट्रोजन का रूपांतरण इस रूप में होना आवश्यक है। यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में ही रहेगी, गैस के रूप में रहेंगी, तो इसका यूज हम नहीं कर सकते। अधिकांश क्यों कहा, क्योंकि कुछ ऐसे जीव होंगे जो नाइट्रोजन को इस रूप में नाइट्रेट के रूप में चेंज करेंगे, तभी वो हमें मिलेगी। तो इस तरह से कह सकते हैं, ताकि पौधे और जंतु अपनी वृद्धि पा सके। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि नाइट्रोजन हमारी ग्रोथ के लिए काम करती है। ऐसा नाइट्रोजन चक्कर माध्यम से ही संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। यदि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रूप में रिसाइकलिंग नहीं हुआ, नाइट्रेट नहीं बना, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी, जीवन आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं।